इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स के हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं फुल सिलेबस से। तो मेरे साथ आप लोग भी इसको सॉल्व करते जाएंगे और अपना आंसर चेक कर लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और उसका देखते हैं कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इफ गिवन इक्वेशन शो इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है और इसके लिए सोल्यूशन इनफिनाइट इसने बोला हुआ है। और जब इनफिनाइट सोल्यूशन होगा तो आपको रिलेशन पता है, हम लोग यूज करेंगे A1:A2 इक्वल टू B1:B2 इक्वल टू C1:C2। यहाँ पे A1 की वैल्यू है 2 और A2 की वैल्यू लिखनी होगी 2A। इट इज इक्वल टू B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी A+B और C1 की वैल्यू यहाँ पे C इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ रहेगा तो माइनस साइन के साथ लिखना होगा, इसलिए -7 लिखेंगे और इसको लिखेंगे -28। इसको कट कर देते हैं तो आ जाएगा 1/4। अब अगर इसको इसके साथ इक्वेट करोगे तो ए और बी का रिलेशन आएगा, इसलिए पहले ए और सी को हम लोग रिलेट करते हैं। तो 2 को कट कर दिया, 1/a इक्वल टू 1/4 मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है। अब आप सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर दो तो लिखोगे 3/a+b इक्वल टू 1/4 मीन्स a+b इक्वल टू 12। अब a की वैल्यू 4 है, इसको यहाँ पे हम यूज कर लेंगे और जब इसको सॉल्व कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 8। मतलब a यहाँ पे 4 है और b की वैल्यू है 8। ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ एल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ इक्वेशन दिस सच दैट एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 फाइंड के। तो इस इक्वेशन से अगर हम ए बी सी लिखेंगे तो ए इक्वल टू होगा के, बी इक्वल टू होगा 4 एंड सी इक्वल टू होगा 4। तो यहाँ पे एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिलेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ से एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा लिख लेते हैं। एल्फा प्लस बीटा लिखोगे -b/a, तो आपको लिखना पड़ेगा -4/k। सेम ऐसे ही एल्फा इंटू बीटा लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा c/a, ये हो जाएगा 4/k। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं रिलेशन एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को लिखते हो आप लोग एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा। अब यहाँ पे ये वैल्यू आपको रिलेशन से पता है और ये भी पता है और ये भी पता है, इन तीनों रिलेशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखोगे 4/k, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू 24 दे रखा है, प्लस यहाँ पे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 4/k। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा ये 16/k स्क्वायर इक्वल टू 24 प्लस 8/k। इसको हम लोग 8 से छोटा कर देते हैं तो आप लिख दोगे 2/k स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1/k। अब यहाँ पे 1/k को इधर भेज के इसको सॉल्व कर देते हैं तो लिखोगे 2/k स्क्वायर माइनस 1/k इक्वल टू 3। एलसीएम हो गया k स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 माइनस k इक्वल टू 3 मीन्स 2 माइनस k इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 का 2 फैक्टर लिखना है जिसको प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो 2 इंटू 3 लिखते हैं। प्लस 1 चाहिए इसलिए इसको प्लस, इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2। 3k को कॉमन करेंगे तो आएगा k प्लस 1, माइनस 2 को कॉमन करेंगे तो आएगा k प्लस 1। k प्लस 1 एक फैक्टर, 3k माइनस 2 अनदर फैक्टर। यहाँ से k लिखोगे तो -1 लिखना है और यहाँ से k लिखोगे तो आ जाएगा 2/3। ये हो गए k के दो रिजल्ट। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। A circular park has the path of uniform width around it. The difference between the outer and inner circumference of the circular path is 132 meter. Find the width of the circular park. तो यहाँ पे पाथ के विड्थ की बात हो रही है तो सबसे पहले हम दो सर्कल बनाते हैं कंसेंट्रिक। एक सर्कल ये अंदर का होगा, एक सर्कल ये बाहर का होगा। तो इसी पाथ की बात यहाँ पे हो रही है, मतलब इसकी विड्थ आपको बतानी है। तो अंदर का जो रेडियस है उसको हम लिख देते हैं स्मॉल आर, बाहर का जो पूरा रेडियस होगा उसको अगर हम लिखते हैं कैपिटल आर, तो जो यहाँ पे विड्थ आएगा वो हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यही वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो किसका दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस के डिफरेंस का दिया हुआ है। तो आउटर सरकमफ्रेंस अगर आप लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2 पाई कैपिटल आर, और जो इनर सरकमफ्रेंस होगा उसको लिखोगे 2 पाई स्मॉल आर। और जब इसका करोगे आप डिफरेंस तो आपको लिखना है 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर। अगर यहाँ से 2 पाई को हम लोग कॉमन करते हैं तो आ जाएगा आर माइनस आर। आपको यही वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस 2 पाई को इधर भेज के इसको सॉल्व कर देते हैं। दिस वन इज इक्वल टू 132। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हो 132 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 आर माइनस आर। तो आर माइनस आर यहाँ से आप लिखोगे 132 मल्टीप्लाई 7
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। इसको कट कर देते हैं 11 से, 11 1 जा, 11 2 जा, ये नीचे 4 है, 4 3 जा 12, 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका, मीटर में दिया इसलिए मीटर लिख देना, 21 मीटर। ये इतना इसका वेट हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Sneha can row upstream 4 kilometer in 2 hours and downstream 20 kilometer in 2 hours. Find speed of current and boat. तो यहाँ पे करंट और बोट दोनों की स्पीड को आपको एज्यूम करना पड़ेगा और हमेशा याद रखना बोट की स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं स्पीड ऑफ बोट, जिसको लिखेंगे हम लोग x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट इसको लिख देते हैं y किलोमीटर पर आवर। जब अप स्ट्रीम लिखोगे तो वहां पे जो इसकी स्पीड काम करेगी वो इनका डिफरेंस होता है। तो अब यहां से अगर आप लिखोगे स्पीड इक्वल टू, ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम लिखेंगे यहां से x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस टोटल कवर हो रहा है 4, टाइम टोटल यूज हो रहा है 2, मींस x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। और सेम ऐसे अगर डाउन स्ट्रीम का हिसाब लिखोगे तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे x प्लस वाई टोटल स्पीड वर्क करेगा। और यहां से जब स्पीड लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्टेंस बाय टाइम, जिसमें डिस्टेंस 20 यूज करना है और टाइम 2। ये रिलेशन आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, तो इसी में यूज कर लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो अगर हम एडिशन कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 12, मीन्स x इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू 6 किसी इक्वेशन में यूज कर लो, हम इस सेकंड इक्वेशन में यूज कर रहे हैं। तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। तो जो x यानी कि स्पीड ऑफ द बोट होगा वो होगा 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स द एचसीएफ। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 500। फाइंड द एचसीएफ। इस प्रॉब्लम में दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन दिया हुआ है, दोनों का सम यहाँ पे मेंशन है, आपको एचसीएफ बताना है। तो अब रिलेशन दिया है तो आपको यहाँ पे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट द एचसीएफ ऑफ नंबर एक्स। तो जो एलसीएम होगा इसका बोला है 9 टाइम्स है, तो आपको लिखना पड़ेगा 9x। अब इन्हीं दोनों का जो सम है उसको बोल रहा है ये 500, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये हो गया 10x इक्वल टू 500। यहां से अगर हम x लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 50, और हमारा x ही एचसीएफ है, इसलिए एचसीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा 50। ठीक। अब अगर यहाँ पे एचसीएफ की जगह एलसीएम पूछा होता तो जो x की वैल्यू आई है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते 9 से, तो 450 आ जाता। और दोनों पूछता तो आप दोनों आंसर लिख देते, जैसा पूछेगा वैसे ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। A ladder rests against a wall at an angle of alpha. Its foot is pulled away from the wall through a distance a, so that its slight distance b down the wall, and making angle beta with the horizontal. Then show that a by b equal to a relation. यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि एक वाल के थ्रू आपने एक लैडर को सेट करके रखा हुआ है। तो मान लीजिए ये वाल है और ये हमने लगा रखा है एक लैडर इस तरीके से। अब इसने कह रहा है कि अगर हम इस लैडर को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच देते हैं, और कितना डिस्टेंस तक खींचना है, ए डिस्टेंस तक। तो लैडर मान लीजिए हमने ऐसे खींच दिया, तो अब लैडर की जो पोजीशन हो गई मान लो इस तरीके से, ये। तो कह रहा है कि जो लैडर होगा वो दीवार से बी डिस्टेंस नीचे की तरफ खिसक जाता है, तो ये डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक बी। ठीक है, पहले कह रहा है कि इसका एंगल एल्फा था, अब एंगल बदल के हो गया बीटा। तो इसी ए बी का रिलेशन यहाँ पे आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं जेड, और इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं वाई। अब जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो ये रिलेशन देता है इसी रिलेशन की वैल्यू को निकालो और यूज कर लो, आपको यहाँ लेफ्ट साइड वाला इंफॉर्मेशन अपने आप मिल जाता है। यही काम हम लोग करते हैं और यही आपको करना है। अब इस फिगर में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन क्या है, ये लेडर। लेडर दोनों कंडीशन में बदल नहीं रहा, इसलिए लेडर की लेंथ दोनों कंडीशन में आपको सेम रखनी है, और यही इसका पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि इसी को कंसीडर करोगे तभी आंसर आपका आएगा। तो इस लेडर की लेंथ को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एच, तो इसी एच को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो अभी यहाँ पे जो रिलेशन आपको चाहिए उसमें साइन एल्फा साइन बीटा चाहिए, कॉस एल्फा कॉस बीटा चाहिए। पहले इन चारों रिलेशन को हम लोग निकालते हैं यहाँ पे इस ट्राइंगल से, उसके बाद फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो साइन एल्फा अगर इसके लिखोगे तो लिखना पड़ेगा आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर होगा बी प्लस जेड, और हाइपोटेनस लिखोगे एच। सेम ऐसे ही लिखोगे जब साइन बीटा,
तो साइन बीटा के लिए परपेंडिकुलर केवल z होगा, हाइपोटेनस वही रहेगा, नो चेंज। अब यहाँ पे इसका माइनस चाहिए आपको, इसलिए आप साइन बीटा माइनस साइन एल्फा भी साथ में ही निकाल लो। तो लिखना पड़ेगा आपको z बाई एच माइनस b प्लस जेड बाई एच। अगर इसको आप अलग अलग बाई एच करके लिखोगे, आप लिखोगे z बाई एच माइनस b बाई एच माइनस z बाई एच। ये z बाई एच कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा माइनस b बाई एच। ये रिलेशन हो गया साइन बीटा साइन एल्फा का। अब ऐसे ही कॉस एल्फा कॉस बीटा का रिलेशन निकालेंगे हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग कॉस एल्फा इक्वल टू, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और एल्फा वाले ट्राइंगल में जो बेस होगा वो y होगा, तो y बाई एच। सेम ऐसे ही कॉस बीटा लिखोगे, तो इसके लिए बेस हो जाएगा a प्लस वाई बाई हाइपोटेनस मीन्स h। अब जो दूसरा रिलेशन आपको चाहिए उसमें कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा चाहिए, तो आप लिखोगे कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू y बाई एच माइनस ए प्लस वाई बाई एच। सेम ऐसे ही इसको भी हम लोग अलग अलग अगर लिखेंगे, ये हो जाएगा y बाई एच माइनस ए बाई एच माइनस वाई बाई एच। ये कैंसिल हो गया, ये रिलेशन आ गया माइनस ए बाई एच। ये हो गया दूसरा रिलेशन। अब इन दोनों रिलेशन को इस रिलेशन में यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा आपको ऊपर यूज करना है, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग माइनस ए बाई एच, और नीचे लिखेंगे माइनस बी बाई एच। तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, एच एच कैंसिल हुआ, आंसर आ गया ए बाई बी, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। यहाँ पे एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, आपको इसका पेरीमीटर बताना है। तो ट्राइंगल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी। जिस ऑर्डर में आप वर्टेक्स लिख रहे हो उसी ऑर्डर में पॉइंट यूज करना है। ये हो जाएगा 0 4, ये 0 0, और ये 3 0। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी की लेंथ, और तीनों को जोड़ेंगे। तो ए बी लिखोगे अंडर रूट 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 4। बी सी लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर मीन्स 3। और ए सी को लिखना पड़ेगा आपको 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 मीन्स 5। अब जब पेरीमीटर लिखोगे तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो लिखना है 4 प्लस 3 प्लस 5, तो हो जाएगा 12 यूनिट। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज। यहाँ पे एक क्यूबॉइड को सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक हो गया क्यूबॉइड, और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दिया गया है उसको अगर ध्यान से समझोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, 3 एडजेसेंट जो फेस इसके हैं उसका एरिया यहाँ पे मेंशन। ठीक है, एक एडजेसेंट फेस हम लोग ये मान लेते हैं, और इसका एरिया लिखोगे तो लिखोगे एल इंटू बी। इसका यहाँ पे वैल्यू यानी कि एक्स के बराबर हो गया। दूसरा एडजेसेंट फेस हम इसको ले लेते हैं, तो इसका लिखना पड़ेगा एल इंटू एच, तो एल इंटू एच हमारा हो जाएगा वाई। और सेम ऐसे तीसरा एडजेसेंट फेस अगर हम ये ले लेते हैं मीन्स बी इंटू एच, तो ये हमारा हो गया जेड। अब यहाँ पे इस रिलेशन में दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एच स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स वाई जेड। यानी आप लिख सकते हो एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो अगर यहाँ से एल बी एच हम लोग लिखना चाहें, ये हो जाएगा एल बी एच इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई जेड। और आपको मालूम है एल बी एच को ही हम लोग वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बोलते हैं, यानी जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको मिला वो रूट एक्स वाई जेड के बराबर होगा। ये ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, इसलिए यही वाला हो जाएगा सही। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस आर इज। यहाँ पे कह रहा है कि एक इक्वेशन आपको बताना है जो सर्कल के किसी पॉइंट से जो सेंटर होगा उसके रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका रेडियस आर यहाँ पे होगा। ये सेंटर वाला पॉइंट 0 0 मेंशन है, ये वाला जो पॉइंट होगा इसके लिए आपको रिलेशन बताना है, तो इसको हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई, क्योंकि रिलेशन एक्स वाई के फॉर्म में है। अब अगर यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। अब अंडर रूट हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही रिलेशन है
आपको चेक कर लेना है। ये आपको दिख रहा होगा रिलेशन नंबर ऑप्शन बी, बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला यहाँ पे बताना है द जैक ऑफ द हर्ट, हर्ट का जैक, और हर्ट में केवल जैक एक होता है, इसलिए लिखना है 1/52। दूसरा बताना है अ स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड होता है जो हर्ट की तरह होगा, इसमें डंडी भी लगी होगी, ब्लैक कलर का होगा, इसको स्पेड बोलते हैं, और पूरे कार्ड में ये होते हैं कुल 13, इसे लिख देना है 13/52। इसको छोटा कर दोगे तो आ जाएगा 1/4। तीसरा आपको बताना है नाइदर ब्लैक कार्ड नॉर अ क्वीन, यानी ना तो कार्ड ब्लैक होना चाहिए ना ही क्वीन होना चाहिए। तो ब्लैक कार्ड तो हो गए 13 + 13 मीन्स स्पेड एंड क्लब 26, और इस 26 में दो क्वीन ब्लैक वाला आ चुका है, तो दो क्वीन रेड वाला इसमें और नहीं आना चाहिए, तो दो कार्ड और ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 28, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 28/52। इसको कर देना आप लोग छोटा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। If the seventh term of an AP is 1/9 and its ninth term is 1/7, find its 63rd term। एक एपी जिसका सेवेंथ टर्म 1/9 बोल रखा है, सेवेंथ टर्म 1/9 का मतलब हो गया A7 = 1/9, और नाइन्थ टर्म 1/7 है, मीन्स A9 = 1/7 हो गया। अब दोनों को AD के फॉर्म में लिखते हैं, तो A7 को AD के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, A + 6D = 1/9, इसको लिखोगे A + 8D = 1/7। यहाँ पे फ्रैक्शन अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो फ्रैक्शन से सॉल्व करना, अदरवाइज आप यहाँ से फ्रैक्शन को हटा सकते हो मल्टीप्लाई करके। फ्रैक्शन को हटाओगे थोड़ा सा नंबर बढ़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे एलिमिनेशन मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चलिए हम लोग फ्रैक्शन को ही यूज करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन हमारा है A + 8D = 1/7। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, A कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -2D = 1/9 - 1/7, ये हो गया 63, 7 - 9 -2/63। अब माइनस माइनस यहां से कैंसिल कर देंगे, D = आ जाएगा 2/2 × 63 मीन्स 1/63। अब इसकी वैल्यू किसी रिलेशन में यूज कर लो, आपको A मिलेगा, हम सेकंड वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं। A = लिखोगे 1/7 - 8 × T, मीन्स आपको लिखना पड़ेगा 1/7 - 8/63, एलसीएम 63 रहेगा, यहाँ पे आएगा 9 - 8 मीन्स 1/63, ये वैल्यू भी 1/63 आ गई। अब आपको बताना क्या है, 63rd टर्म, तो 63rd टर्म लिखोगे तो A63 को लिखोगे आप A + 62D, A की वैल्यू 1/63 प्लस ये हो जाएगा 62/63, दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर आएगा 1 + 62, नीचे आएगा 63 मीन 63/63, आंसर हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Two tangent TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Then prove that angle PTQ = to angle OPQ। यहाँ पे आपके पास एक सर्कल, इसका सेंटर O है, एक एक्सटर्नल पॉइंट T जहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट का नाम है TP और एक का नाम है TQ, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं हम लोग O से, और इसको भी जोड़ देते हैं O से, P और Q को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि तभी आपको ये वाला एंगल मिलेगा। OPQ एंगल ये वाला है, इसको आपको 2 टाइम्स प्रूव करना है, किसके, PTQ, इस पूरे एंगल के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दो ट्राइंगल का हम लोग इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको लिख देता हूं मैं M, ये एंगल 90 डिग्री है, और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ठीक। चलिए अभी लिखेंगे हम इन ट्राई एंगल TPO में, तीन एंगल का इंफॉर्मेशन जिसमें एंगल P 90 है, प्लस एंगल T और एंगल O मिलके 180 होना चाहिए, जिसमें एंगल T का केवल आधा पार्ट यूज होगा। ये आधा क्यों होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, इसको कॉन्ग्रुएंट भी आप कह सकते हो। तो लिखोगे हाफ एंगल T प्लस एंगल O इक्वल टू हो गया 180, तो हाफ एंगल T प्लस एंगल O हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, ये है रिलेशन नंबर 1। इसमें जो एंगल O लिखा है वो केवल इतना एंगल लिखा हुआ है, याद रखना, ठीक। अब हम आते हैं इन ट्राई एंगल PMO में, PMO में भी एक एंगल 90 डिग्री है M वाला, तो 90 लिख देते हैं, प्लस एंगल OPQ, OPQ की जगह आप एंगल OPM भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, प्लस एंगल O, ये मिलके हो रहा है यहाँ पे 180,
और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री। दिस वन इज रिलेशन नंबर 2। अब रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को आप इक्वेट कर दो, यहाँ पे प्लस रहेगा। इनको जब इक्वेट करोगे तो हो जाएगा हाफ एंगल टी प्लस एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ, क्योंकि दोनों 90 के बराबर हैं। एंगल ओ यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो जो एंगल टी होगा वो हो जाएगा 2 एंगल ओ पी क्यू। और यही आपको प्रूफ करना था, जहां पे एंगल टी हमने पूरा लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे इस ट्राइंगल में एंगल टी आधा यूज हो रहा है, इसलिए हमने इसको पूरे टी का हाफ लिखा हुआ है, यानी जो टी है ये पूरा एंगल है पी टी क्यू। इसलिए आपका ये प्रूफ हो गया एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रूफ दैट, यहाँ पे प्रूफ करना है tan पावर 3 a, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखोगे तो इसका रिलेशन है सेक के साथ, इसलिए सेक स्क्वायर a, प्लस इसको लिखोगे कॉट पावर 3a बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, इक्वल टू क्या प्रूव करना है वो अपने आप अभी आगे आ जाएगा। अभी इनको चेंज करते हैं हम लोग साइन कॉस में, तो इसको लिखोगे साइन पावर 3a बाई कॉस पावर 3a डिवाइडेड बाई सेक को लिखोगे 1 बाई कॉस स्क्वायर a, प्लस ये हो जाएगा कॉस पावर 3a बाई साइन पावर 3a होल डिवाइडेड बाई 1 बाई कोसेक को लिखोगे साइन स्क्वायर a, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। अब इस कॉस स्क्वायर और इस साइन स्क्वायर को अगर हम ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन पावर 3a बाई कॉस पावर 3a इंटू कॉस स्क्वायर a, प्लस ये हो जाएगा कॉस पावर 3a बाई साइन पावर 3a मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर इस 3 से कट करेंगे, एक साइन नीचे बचेगा, कॉस स्क्वायर इससे कट करेंगे, नीचे एक कॉस बचेगा। तो ये हो गया साइन पावर 3a बाई कॉस a प्लस कॉस पावर 3a बाई साइन a। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा साइन a कॉस a, ऊपर हो जाएगा साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a। अब साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी अगर हम यूज कर लें, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। अब इसकी वैल्यू लिखनी है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। उसमें भी इसकी जगह 1 लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इस रिलेशन में वही आया हुआ है, ऊपर ये आया हुआ है, नीचे साइन a कॉस a, तो ऊपर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, और नीचे हो जाएगा साइन a कॉस a। अब इसको चाहो तो आप अलग अलग लिख दो, तो 1 बाई साइन a कॉस a हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a बाई साइन a कॉस a। यहाँ से साइन कॉस a के कैंसिल हो गया, ये 1 बाई साइन 1 बाई कॉस को लिख सकते हैं सेक a इंटू कोसेक a माइनस 2 साइन a कॉस a। ठीक है, ये हो गया रिलेशन और यही इसको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ट्राई एंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राई एंगल डी ई एफ, और यहाँ पे डी ई एफ और डी एफ का रिलेशन दिया हुआ है, बीसी भी दिया हुआ है, आपको बताना है पेरीमीटर ट्राइंगल ए बी सी। तो अगर यहाँ पे लिखा रहेगा ट्राई एंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राई एंगल डी ई एफ, तो रिलेशन आप लिख सकते हो ए बी का रेशियो डी ई के साथ इक्वल टू डी सी रेशियो ई एफ इक्वल टू ए सी रेशियो डी एफ, और इसी रेशियो को आप लिख सकते हो इक्वल टू पेरीमीटर ट्राई एंगल ए बी सी रेशियो पेरीमीटर ट्राई एंगल डी ई एफ। अगर कोई भी रिलेशन यहाँ पे मिला तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आएगा। अब यहाँ पे जो रिलेशन दिया है दूसरे ट्राइंगल का वो बीसी के साथ दिया हुआ है, और बीसी हमारा यहाँ पे है, तो इसी रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे। तो बीसी है 4, बीसी के साथ ई एफ यहाँ पे 2 है, इसलिए 2 लिखोगे इक्वल टू पेरीमीटर ट्राई एंगल पी क्यू आर बाई पेरीमीटर ट्राई एंगल डी ई एफ। रेशियो आ जाएगा 2:1, यानी कि जितना पेरीमीटर डी ई एफ का आएगा उसका डबल पेरीमीटर पी क्यू आर का होना है। तो पेरीमीटर डी ई एफ लिख लो, तीनों साइड इसके मेंशन है यहाँ पे,
तो 3 प्लस 2 प्लस 2.5 ये हो जाएगा 7.5, तो इसका डबल ऊपर होगा मतलब 15, इसलिए आंसर आपको लिख देना है 15 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लिए तो आपका आसान काम है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसी का क्लास इंटरवल यूज करना होता है। मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले CF का कॉलम बनाना होता है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे क्लास और उसका फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और CF का कॉलम बनाते हैं। तो क्लास हो गया 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। और जो फ्रीक्वेंसी लिखोगे उसको लिखना है आपको 10, 15, 12, 20 एंड 9। अगर CF का कॉलम बनाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा 10, 25, देन 37, देन 57, देन 66। तो जो मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास केवल फ्रीक्वेंसी से मिलता है, आपको CF नहीं चाहिए। और फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वाली चेक करनी है जो कि 20 है। इसी का क्लास इंटरवल चेक करोगे, लोअर लिमिट आपको मिल जाएगा 15। और जो मीडियन क्लास लिखोगे उसके लिए चेक करना है सबसे पहले n/2। n/2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 33। 33 का नेक्स्ट बड़ा नंबर CF वाले टेबल में देखना है, तो वो है 37। इसी में आपको मिल जाएगा इसकी लोअर लिमिट क्लास इंटरवल से। यहाँ पे क्लास इंटरवल यूज करना है 10 to 15, इसका लोअर लिमिट आ जाएगा 10। इन दोनों का सम पूछा हुआ है, इसलिए लिख दोगे 15 + 10 मीन्स आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये हो गए कुल 15 प्रॉब्लम्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।